नमस्कार। अभी नैन्सी पेलोसी की कहानी खत्म ही नहीं हुई थी कि एक और प्रोवोकेशन आया अमेरिका की तरफ से। नैन्सी पेलोसी के टाइम पे आपको याद होगा जब नैन्सी पेलोसी ने बोला था या विजिट किया था उन्होंने ताइवान, तो ताइवान के चारों ओर चाइना ने अपने शिप्स लगा दिए थे, अपने एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय पे डाल दिए थे, अपने आप को अलर्ट पे डाल दिया था, यहां तक कि मिसाइल भी फायर किए ताइवान के दूसरी साइड। अब एक और प्रोवोकेशन आई। अब की बार ताइवान पहुंचे हैं अमेरिका के सेनेटर, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती, स्टेट्स के नॉमिनेटेड वहां पहुंचते हैं राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में सेनेट होती है। सेनेट में स्टेट्स के नॉमिनेटेड, स्टेट से इलेक्टेड लोग वहां पहुंचते हैं, और वैसे ही सेनेटर्स पहुंचे हैं ताइवान, और वहां पर जाकर मीटिंग्स की उन्होंने। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब चाइना पर पैनी नजर रखते हैं और चाइना की इन्स एंड आउट्स से वाकिफ है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये क्या हेड ऑन कोलिजन पे जा रहे हैं दोनों? क्या चाहता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और क्या चाहते हैं शी जिनपिंग एडमिनिस्ट्रेशन? क्या दोनों वो युद्ध की ओर चलते दिख रहे हैं? सबसे पहली बात तो रोहित भाई ने जो पहली बात कही वो सही थी कि मैं चाइना पर नजर रखता हूं, लेकिन दूसरी बात इन्होंने गलत कही कि चाइना में एक एक चीज की खबर रहती है, किसी को नहीं रहती। इतना ज्यादा ओपेक सिस्टम है, इतना बंद मीडिया है भाई साहब। हमने सोचा था कि आज या कल में हम बात करते कि चाइनीज सिस्टम क्या है, लेकिन उससे बड़ा डेवलपमेंट अभी ये आ गया तो उसको हमने पोस्टपोन किया। यहाँ तक पोलिट ब्यूरो कैसे काम करता है ये भी आज तक क्लियर नहीं है कि उसका काम करने का तरीका क्या है, उसके पावर्स किस प्रकार से चलते हैं। और चाइना में इतना बात छोड़ के ताकि अगले जो हम संवाद करें उसमें दर्शकों को रुचि रहे, इतनी चीज छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हम मूल मुद्दे आज के पे आते हैं कि चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा 8 और लीगल, ये बात कम लोग जानते होंगे कि 8 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड है। अब आगे ओके। बात कि वो है तो उनकी औकात क्या है, हैसियत क्या है, किस तरह से काम करती हैं, अपोज कर सकती है कि नहीं कर सकती, उस पर हम अगले संवाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, आप पूछ रहे थे क्या उकसावा किया जा रहा है, तो देखिए दो तीन चीजें इसमें रोहित भाई हो सकती है। देखिए स्पष्ट चीज तो क्या हो रही है, ये जो बाइडन और शी जिनपिंग जानते होंगे, और या उनका इनर कोटरी जानती होगी। मैं कोटरी शब्द जानबूझ के उपयोग कर रहा हूं अभी। लेकिन पहली चीज जो हो सकती है कि अमेरिका एक संकेत दे रहा है, एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि चाइना ने जो ताइवान स्ट्रेट्स में जो एक्सरसाइजेस की, मिलिट्री ड्रिल्स की, उससे हम नहीं डरते हैं। आप ड्रिल करो, तब भी हमको जो करना है हम वो करते रहेंगे। एक ये संदेश हो सकता है। दूसरी बात जो है कि स्थिति वास्तव में बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग को भी अभी चुनाव फेस करना है। चुनाव तो नहीं, जो 20th नेशनल कांग्रेस फेस करनी है, जिसमें सील होगा उनके थर्ड टर्म प्रेसिडेंसी। वो यदि वास्तव में जो हो रहा है वो हो रहा है, तो अपने आप को आप शी जिनपिंग की जगह पे रखो। शी जिनपिंग के पास भी वहां एब्सोल्यूट पावर नहीं है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी जो जियान फ्रैक्शन, जो ऑफिस 610, वहां का हम अगली बार बात करेंगे उसके ऊपर, जो जिसमें उनकी काफी पेट है इंटेलिजेंस में, जो जियान फ्रैक्शन की, वो उनके लिए काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, वो नहीं चाहता वो पावर में आए। तो ऐसी स्थिति बनती है, वो लगातार बनती रहती है कि आज नैन्सी पेलोसी आ रही है, कल सेनेट का 5 मेंबर डेलीगेशन, और जिसमें दोनों पार्टी के लोग हैं, 4 उसमें डेमोक्रेट्स हैं, एक रिपब्लिकन सेनेटर हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हो सकता है कि एग्रेसिव स्टेप शी जिनपिंग ले और रियल हमला भी ताइवान पे करे। लेकिन एक तीसरी और स्थिति हो सकती है जिस पर मुझे शक रहता है, और वो क्यों रहता है उस पर भी हम अभी संवाद करेंगे आज ही की बात में। देखिए हो सकता है कि किसी प्रकार की नूरा कुश्ती चल रही है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शी जिनपिंग का भी चुनाव है, और वहां कोविड के वजह से हालात बहुत खराब चले हैं। वहां जो इन्होंने जीरो कोविड की पॉलिसी को इख्तियार किया था चीन में, इकोनॉमी बहुत खराब है। वो अगर दिखाते हैं कि इस साल वो 3%, 3.5% पे ग्रो करेंगे, तो आई डोंट बिलीव एनी फिगर्स कमिंग आउट ऑफ चाइना। हो सकता है कि माइनस में बहुत गंभीर स्थिति हो, क्योंकि हमने ये भी देखा
किस प्रकार से ग्रामीण बैंकों के अंदर लाइन लगी रही। हमने ये भी देखा कि 30% जीडीपी को चीन की जो रियल इस्टेट देता है, वो किस प्रकार से रियल एस्टेट का बबल जो है वो क्रश हुआ है, वो फूटा है। हमने ये भी देखा है किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट ऐतिहासिक रूप से जो वहां नहीं थी वो भी खूब सिर चढ़ के बोली है। हमने ये भी देखा है कि लोगों ने की जो फोन की स्क्रीन थी, वो जो सॉफ्टवेयर डाला था उन्होंने कोविड के लिए कि यदि वो लाल हो जाता है तो इसका मतलब आपको घर में रहना है। जिन लोगों को कोविड नहीं था उनको भी लाल दिखा दिया गया ताकि वो घरों में रहे। मतलब अंदर की सिचुएशन क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ उबाल है संभवतः। तो उस उबाल को डाइवर्ट करने के लिए यदि पूरा ध्यान ताइवान स्ट्रेट्स और फॉरेन पॉलिसी और देश पर दुश्मन जो हैं वो मंडरा रहे हैं, अमेरिकी दुश्मन और जापानी दुश्मन और सब मंडरा रहे हैं, तो फिर जो है इन चीजों से दिमाग डाइवर्ट हो सकता है चीनी आवाम का। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं उनके पीछे खड़ी हो सकती है 20th नेशनल कांग्रेस के पहले। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि माओ सेतुंग ने जब 1962 में हिंदुस्तान पर हमला किया था, उस समय माओ सेतुंग इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे। वो और एक डाइवर्शनरी टेक्टिक के रूप में हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया गया था। तो ये चाइना का एक चरित्र है। दूसरी बात ये भी मत भूलिए कि जिस समय शी जिनपिंग का चुनाव होना है, मतलब 20th नेशनल जो कांग्रेस को उनको फेस करना है, उसी समय अमेरिका में भी जो बाइडेन को मिड टर्म इलेक्शन फेस करना है। अमेरिका में रिसेशन जो है वो 40 सालों में सबसे हाई लेवल पर बोल रहा है। और मेरा जितना इकोनॉमिक सेंस है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगले 2-2.5 महीनों में अमेरिका में अभी जो दिखा रहे हैं ये फिगर्स को कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐतिहासिक रूप से लो चल रही है, इसके नंबर्स भी बढ़ने शुरू होंगे। क्यों बढ़ने शुरू होंगे? क्योंकि जो हेलीकॉप्टर करेंसी जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप और बाद में जो बाइडन उन्होंने प्रिंट करके सर्कुलेट की थी, जब वो खत्म होने लगेगी तब फिर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी सर चढ़ के बोलेगा। तो उनको भी ये दिखाना है संभवतः कि फॉरेन पॉलिसी की तरफ दिमाग डाइवर्ट करना है कि भाई साहब देख लो, मैं चीन के खिलाफ इतना सशक्त रूप से खड़ा हूं, जो बाइडेन की सरकार, तो उनका नुकसान हो। ऐसे में अभी बहुत चांसेस हैं कि यदि लोग अमेरिका में अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं करते हैं, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इलेक्टोरल ब्लड बाथ हो सकता है डेमोक्रेटिक पार्टी का। और इतनी कम मार्जिन है वहां पर उनके पास कांग्रेस और सेनेट में कि कांग्रेस की मार्जिन हो सकता है उनके हाथ से निकल जाए। ऐसी स्थिति परिस्थिति में फिर वो जिसको कहते हैं बिना बल वाले राष्ट्रपति बन के रह जाएंगे जब कांग्रेस में उनके पास बहुमत नहीं होगा। तो शी जिनपिंग की भी ये महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत क्रूशियल है, उतने ही क्रूशियल जो बाइडेन साहब के लिए है। तो ये कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है, इस पे भी मुझे शक होता है। और शक क्यों होता है? क्योंकि 2-3 चीजें हैं भाई साहब, हमको सोचना होगी। हंटर बाइडेन, जो बाइडेन के बेटे, उनके रिकॉर्ड्स चीन यूक्रेन इनके साथ जो डीलिंग्स हुई हैं बिजनेस में लेकर, वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। आपको एक बात याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग की थी यूक्रेन के राष्ट्रपति की, जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे, कि आप हंटर बाइडेन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके चीजों को बाहर लाओ तो मैं आपकी एड को जारी करूंगा, वरना रोक के रखूंगा। इसी प्रकार से माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि चाइना के साथ भी उनके काफी सारी डीलिंग्स हैं। तो इस प्रकार की जब चीजें, फिर आप ये भी देखिए शी जिनपिंग की जो बेटी है वो शायद भी हार्वर्ड में है, वो बहुत चीजों को सेंसर करके रखते हैं, वो आ भी नहीं रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी इन लोगों के कनेक्ट हैं आपस में। फिर नैन्सी पेलोसी को भी आप बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इनके जो पति हैं वो जो टेक स्टॉक है उसके बहुत बड़े दलाल हैं, और शायद ये 3रे या 5वें नंबर की कांग्रेस की सबसे रिचेस्ट वुमेन है। और ये टेक कंपनीज में डील करते हैं। और जब ये मैडम गई थी ताइवान अभी कुछ समय पहले, तो उसके बाद चीनी मीडिया ने एक दावा किया था कि वो जो टीएसएमसी दुनिया की सबसे बड़ी
सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लोगों से भी मिली थी। मतलब इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, लेकिन वो महिला वहां जाकर ताइवान में टीएसएमसी कंडक्टर वालों से भी मिलती है, और ये उसकी बीवी है जो टेक कंपनीज का सट्टा बाजार, शेयर बाजार का सबसे बड़ा दलाल माना जाता है अमेरिका का। और हम नहीं मानते हैं कि चाइनीज मीडिया सही कहता, वो प्रोपेगेंडा मशीन है, लेकिन चूंकि नैन्सी पेलोसी की तरफ से कोई रिबटल नहीं आया, तो फिर उस चीज को मान सकते हैं कि ये मैडम वहां जाके मिली होंगी। फिर जब वो गई थी तो उनका बेटा भी साथ गया था। अब बेटे का भी थोड़ा सा आप ये देखिए कि वो भी इन्हीं कंपनीज में डील करता है, स्टॉक्स में और इन सब चीजों में, और वो गया इनके साथ गया था। एक्स चेकर जो है अमेरिका का, जो टैक्स पेयर है, उसके पैसे से 8 जेट प्लेन जो सिक्योरिटी दे रहे थे उस विमान में, उसमें बैठ के गया, जबकि वो लड़का जो है नैन्सी पेलोसी का कहीं भी ना पॉलिटिकल एरिना में इस तरह से है, ना कोई गवर्नमेंट पोस्ट पर है। जब नैन्सी पेलोसी से इस पे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इससे एक्स चेकर के ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर कोई लोड नहीं आया। लेकिन ये नहीं बोला उन्होंने कि वो अपना खुद का टिकट लेके गया था। लोड नहीं आने का मतलब ये भी है, हम सब जा रहे थे एक प्लेन के अंदर, वो एक लड़का और भी मेरा बैठ गया। फिर ये जो इनका नैन्सी पेलोसी का लड़का है, एक चाइनीज कंपनी में नंबर 2 इन्वेस्टमेंट उसका है, मतलब उसका नंबर 2 पे सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है चाइनीज कंपनी का, वो नैन्सी पेलोसी का बेटा है। हंटर बाइडन का इतिहास एक चकड़ है। मैंने आपको बताया, यूक्रेन हो या चाइना के विषय में भी यही बातें आती रहती हैं बहुत बार। नैन्सी पेलोसी का बेटा चीनी कंपनी में निवेश करके बैठा है, नैन्सी पेलोसी के साथ वो जाता है ताइवान। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चाइना को चेक करना चाहते हैं, और अगर चेक नहीं करेंगे तो अमेरिका का जो इकबाल है दुनिया भर में वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन तो चेक करना चाहते हैं, लेकिन मैंने बार बार हर मंच से भी कहा और अखबारों में लिखा भी है अपने आर्टिकल्स में कि यदि अमेरिका को कुछ चेक करना हो तो एक जांच बिठा दे कि जितने कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन और सेनेटर दोनों पार्टीज के, हाँ, रिपब्लिकन्स के भी और डेमोक्रेट्स के भी, जो चाइनीज कंपनियां अमेरिका में काम करती है उनके बोर्ड में कितने डायरेक्टर हैं या रह चुके हैं या उनके परिवार वाले हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट की कौन चाइना की पपेट्स है, या वो गंदे शब्द का उपयोग करूं कि हु इज डूइंग द प्रोस्टिट्यूशन फॉर चाइना। यही वर्ड बोलेंगे ना। देखिए, मैं बोलता हूं एक बात कि अमेरिका इज अ फ्लैश मार्केट, जो पे करता है वो ले जाता है। जिस कंट्री में आप ये सोचिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लॉबिंग लीगल है, तो वो सोसाइटी चलती है पैसे से। मैं आज भी मानता हूं कि वहां के इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल चीन को चेक करना चाहते हैं, लेकिन क्या सरकारें चेक करना चाहती हैं? इसलिए मुझे शक होता है ये सब चीजें देखकर। और इसमें सबसे साफ व्यक्ति कोई था तो वो डोनाल्ड ट्रंप था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एज सच कमाता वहां पे नहीं था चीन से, वो कमाता था अमेरिका से। लेकिन जिन लोगों के इतिहास चीन और इस क्षेत्र से कमाने के हैं, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और नैन्सी पेलोसी के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखा। तो मुझे लगता है कि कहीं ये नूरा कुश्ती तो दोनों की मिलकर नहीं हो रही है कि तुम इनको भेजो हम मिलिट्री ड्रिल करेंगे। और आप मान के चलो रोहित भाई कि यदि कुछ नहीं होता है, ऐसा ही चलता रहता है कि अब वो मिलिट्री ड्रिल करता है। आज भी बहुत सारे वेसल्स जो हैं वो मीडियन लाइन को क्रॉस किए हैं चाइना के, बहुत सारे जो हैं वो ताइवान के जोन में फ्लाइट भर रहे हैं। तो ये रोज चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहता है शी जिनपिंग के चुनाव तक और जो बाइडेन के चुनाव तक, मिड टर्म इलेक्शन तक, तो फिर हम सोच सकते हैं कि कहीं नूरा कुश्ती थी, और उसके बाद सब अगर सामान्य हो जाता है तो फिर हम उस बात को गंभीरता से लें। अन्यथा फिर मैं कहूंगा यदि ये सच में हो रहा है तो फिर बॉस हालात अच्छे नहीं है, जंग की हालात भी बन सकती है। अब एक चीज और ऐड करूंगा मैं इसमें आपको कि इसमें अमेरिका को फायदा भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका बेसिकली जो सबसे ज्यादा कमाता है
वो उसकी आर्म्स इंडस्ट्री से कमाता है, चाहे फिर वो बोइंग हो, चाहे वो रिटर्न हो, ये सब जो कंपनीज हैं वो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है यूनाइटेड स्टेट्स की। अब ये जब हालात गर्म होते हैं तो ताइवान हथियार खरीदेगा, जापान हथियार खरीदेगा, दक्षिण कोरिया हथियार खरीदेगा, तो इसमें जो स्टॉक्स में जो लोग डील करते हैं उनको भी पैसा पैसा है, और जो लोग सीधे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको भी पैसा है। और नैन्सी पेलोसी जी जो है वो कैलिफोर्निया को रिप्रेजेंट करती हैं। कैलिफोर्निया में ये बहुत सारे आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। तो मैं अब आपके सामने चीजें छोड़ के जा रहा हूँ कि इसको इस पे एनालिसिस करने की जरूरत है। मैं बार बार मानता हूँ कि इन चीजों के गहन अध्ययन की आवश्यकता। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मिलेगा, चीजें ग्रे ही मिलेंगी, हमेशा हमेशा ग्रे मिलेंगी। राइट। एक एक क्वेश्चन जो कि हमारे व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं और साथ में मेरे दिमाग में भी था, ये जो शिप आया है श्रीलंका के पोर्ट हम्बनटोटा पे, जिस पर इंडिया ने ऑब्जेक्शन की थी, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, इसमें ये है कि मुझे जो पर्सनली लग रहा है मेरे एनालिसिस से कि श्रीलंका की जो स्थितियां हुई हैं, आर्थिक स्थितियां, उसके बाद हिंदुस्तान ने श्रीलंका का समर्थन किया। और श्रीलंका संभवतः नहीं चाहता था वो शिप आए, लेकिन चीनी दबाव में वो शिप जा रहा है, और हिंदुस्तान ने भी फिर खेला कर दिया। हिंदुस्तान ने भी डोनियर एयरक्राफ्ट आज दे दिया। उस डोनियर एयरक्राफ्ट को लेने के लिए कौन आते हैं? विक्रम सिंघे आते हैं, वहां के प्रधानमंत्री खुद उसको अभिनंदन करने के लिए उसको रिसीव करने आते हैं। तो एक चेक बेट हिंदुस्तान ने वहीं पर चीन को दे दी है। अब ये बात सच है कि श्रीलंका बहुत हद तक फंसा हुआ है चीन के जबड़े में, तो इस प्रकार की चीजें कर रहा है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं श्रीलंका चाहता है उससे बाहर निकलना और हिंदुस्तान के नजदीक आना। और ये जो आज हुआ है कि डोनियर का जाना, उसको लेने के लिए वहां के प्रधानमंत्री का आना, ये बहुत कुछ दिखाता है कि राष्ट्रपति खुद चल के आए उसको लेने के लिए, मतलब एक संदेश भी दिया। और ये संदेश चाइना को भी हो सकता है, क्योंकि चाइना का जो प्रेशर आया होगा उसको उनको झुकना पड़ा होगा। अब उन्होंने एक संदेश दिया चीन को। मैं इसको इस प्रकार से देखता हूं। राइट। तो इसको इस एंगल से ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, शिप इंडिया के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी भेज दिया गया। साहब ये तो चलता रहेगा। उन्होंने चाल चली, हमने चेकमेट दिया डोनियर भेजकर। अब दुनिया जो है कोल्ड वॉर के फेज में आ चुकी है। तो इन चीजों को आप डेली बेसिस पे नहीं तो साप्ताहिक बेसिस पे देखेंगे। मैं मासिक बेसिस पे नहीं कह रहा। दुनिया में इस प्रकार के घटनाक्रम जो है ये होते रहेंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अभी जंग नहीं होना चाहिए, और नूराबंदी हो तो अभी बेहतर है, क्योंकि इसमें अगर अभी जंग होती है भाई साहब, तो चीन का एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रशिया की जो स्थिति है, रशिया मजबूरी में चीन के साथ आ जाएगा, और वो चीज अच्छी नहीं है। ये कॉम्बिनेशन को रोकना बहुत जरूरी है कि रूस और चीन को साथ नहीं होना चाहिए। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट गुलरेज साहब, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद है आपके साथ हम जल्दी। प्लेजर। और बहुत से लोग अभिवादन कर रहे थे, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। सबसे जय हिंद। और नेक्स्ट टाइम हम उन्हीं 8 पार्टियों पे बात करेंगे जिनका आपने स्टार्टिंग में हिंट दिया था कि 8 पार्टियां और हैं, और सीसीपी के अलावा लीगली 8 पार्टीज हैं चीन में। और ये पार्टियां क्या करती हैं, इस पर भी बात करेंगे। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपके जल्दी या कल या परसों में, 2-3 दिन में एक इन टॉपिक्स पे, और ये पूछेंगे चाइना चलता कैसे है आखिरकार, किसी को नहीं पता। हमें बहुत कम नॉलेज है चाइना के बारे में। आपको मैं इसीलिए बार बार तकलीफ देता हूं कि व्यूअर्स को पता तो लगे चाइना चलता कैसे। खैर एनीवेज, थैंक्स अ लॉट और जय हिंद। हम बात करेंगे एक दिन कि नेपाल जो है वो श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है, इस पे भी बात करेंगे। राइट, ठीक है, धन्यवाद। हिंदुस्तान को थोड़ी दिन नेपाल को छोड़ देना चाहिए, जो कि कर रखा है, कि उनको अपनी औकात मालूम पड़ जाए। डन डन।
कह रहा हूं कि उन नेपालियों को उनकी औकात मालूम पड़नी चाहिए कि चीन क्यों उनको यूं उठा रहा है। भैया वो तुम्हारी वजह से नहीं उठा रहा, वो हमारी वजह से उठा रहा है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुमको यूं उठाएगा चाइना। चाइना तुमको उठा रहा है हमारी वजह से, ये हमारी औकात है। राइट, बिल्कुल सही। तो इन टॉपिक्स पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम अराउंड, अगले 2-3 दिन में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।